अक्सर आप लोग देखते होंगे, नोटिस करते होंगे, जब आप लोग कहीं कोई खबर पढ़ रहे हो, न्यूज़ चैनल देख रहे हो या फिर आप लोग अखबार पढ़ रहे हैं, तो साइबर अपराध, साइबर धोखाधड़ी ये शब्द आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है। अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत ने संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर धोखाधड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुमान लगाए हैं। और इनके अनुमान के मुताबिक ये माना जा रहा है कि साइबर धोखाधड़ी से हमारी जो जीडीपी है ना, इसका 0.7% नुकसान हो रहा है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो आता होगा कि आखिर ये साइबर अपराध क्या है, ये जीडीपी क्या है। इस पर हम लोग बात करेंगे। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इन्हें भी देखेंगे। और साइबर धोखाधड़ी किस तरह से होती है, कितने तरह से होती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और हम लोग देखेंगे साइबर धोखाधड़ी के क्या परिणाम हो सकते हैं, उन्हें भी देखेंगे। इसकी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा क्या है, उसे भी देखेंगे। भारत में साइबर धोखाधड़ी का परिदृश्य क्या है, उसे भी हम लोग जानेंगे। और भारत सरकार क्या कर रही है इस पर, उसकी तरफ से क्या पहले हैं, उन्हें भी देखेंगे। और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को एक सामान्य जानकारी इस तरह के टॉपिक के बारे में होना चाहिए। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो ये टॉपिक आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, निबंध हो, चाहे आप देखेंगे इंटरव्यू, हर जगह आपको फायदा पहुंचाएगा। समझ रहे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जिस हिसाब से इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है ना, डिजिटल की बात हो रही है, ऑनलाइन की बात हो रही है, तो साइबर अपराध की घटनाएं ज्यादा घट रही हैं। आपको तरह तरह से आप देखते होंगे लालच दिए जाते हैं, ये लूटने का तरीका ही तो है, साइबर अपराध ही तो है। और आपको फंसाया जाता है। आजकल आप देखिए सरकार की तरफ से इतनी जागरूकता बढ़ाई जा रही, फिर भी लोग फंस जा रहे हैं। देख लीजिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। अगर देखिए साइबर अपराध की अगर हम लोग बात करें ना, तो साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क शामिल है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध या साइबर अपराध कहलाता है। और अगर हम जीडीपी की बात करें, तो किसकी बात हो रही है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा हूं मैं। और यह किसी देश में एक समयावधि, आमतौर पर एक साल के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य होता है एक तरह से। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसे शॉर्ट में आप लोग I4C के नाम से जानते हैं, आखिर ये है क्या? तो साइबर धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2020 में I4C लॉन्च किया था। और इसके उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप देखते हैं कि जब कुछ बनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य तो होगा ना। तो देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध के विरुद्ध एक लड़ाई का मजबूत बनाना, साइबर अपराध से संबंधित शिकायतकर्ताओं को आसानी से दर्ज करने तथा साइबर अपराध की प्रवृत्तियों और पैटर्न की पहचान करने में सुविधा प्रदान करना, सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना, साइबर अपराध को रोकने के विषय में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना, और साइबर फॉरेंसिक जांच, साइबर स्वच्छता और साइबर अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों, सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना। बात आती है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो I4C के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एक नागरिक केंद्रित पहल है जो नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगी और सभी शिकायतों के तहत तक संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पहुंच बनाएगी। अगर हम लोग I4C पिछेपड़ की मुख्य विशेषताएं देखें, तो वित्तीय प्रभाव, तो आप देखिए 2025 में साइबर धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने की आशंका है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% है। इन पॉइंटों का उपयोग आप लोग कहाँ कर सकते हैं? इन आंकड़ों का उपयोग आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध कर रहे हैं, वहां कर सकते हैं। इस संस्था का भी उल्लेख कर दिया करिए जिसके द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है। जनवरी से जून 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी में 11,269 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साइबर धोखाधड़ी में योगदान करता, तो I4C द्वारा प्रतिदिन लगभग 4,000 म्यूल बैंक अकाउंट
की पहचान की जाती है। और आई4सी ने पूरे देश में 18 एटीएम हॉटस्पॉट की पहचान की है जहां से धोखाधड़ी से पैसे निकाले गए हैं। अब देखिए, म्यूल अकाउंट आप लोगों ने सुना, ये शब्द क्या है? तो म्यूल अकाउंट एक बैंक खाते को संदर्भित करता है जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी लेन देन जैसे अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। घोटाले की उत्पत्ति की बात करें तो सरकार ने साइबर धोखाधड़ी धोखेबाजों के कंबोडिया, म्यांमार, लाओस जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्कैम कंपाउंड्स का पहचान की है। अधिकांश घोटाले चीन या चीन से जुड़ी संस्थाओं से होते हैं। इसकी कार्यप्रणाली की अगर बात करें हम लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय स्कैम कंपाउंड्स कॉल सेंटरों से मिलते जुलते हैं और निवेश घोटालों के केंद्र के रूप में उभरते हैं। धोखेबाज भारतीय मोबाइल फोन नंबर से अनजान लोगों को कॉल करते हैं और लॉटरी और पुरस्कार, आपने देखा होगा आपके फोन पर भी कॉल आता रहता है कि आपने भैया ये जीत लिया, वो जीत लिया, वो लॉटरी लग गई। ऐसे घोटाले आदि जैसे विभिन्न तरीकों से लोगों को से पैसे ऐंठते हैं। अवैध गतिविधियां, साइबर घोटाले का उपयोग आतंकवाद के वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मार्च से मई 2024 के दौरान भारतीय खातों का उपयोग करके 5.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई और भारत के बाहर धन शोधन किया गया है। दुबई, हांगकांग, बैंकॉक और रूस के विदेशी एटीएम से म्यूल अकाउंट डेबिट कार्ड का उपयोग करके नकदी निकासी की सूचना भी मिली है। अब बात आती है साइबर धोखाधड़ी की। तो साइबर धोखाधड़ी एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उद्देश्य किसी संस्था से धन या फिर अन्य मूल्यवान संपत्ति चुराना होता है। और इसमें धोखाधड़ी करने के लिए ऑनलाइन समाधान, इंटरनेट आधारित का उपयोग करना शामिल है। अब देखिए, साइबर धोखाधड़ी के प्रकार देख लीजिए। फिशिंग, फिशिंग में ऐसे ईमेल शामिल होते हैं जो विश्वसनीय स्रोतों से आते प्रतीत होते हैं, जो उपयोगकर्ता को ऐसे लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं और हमलावर संवेदनशील विवरण जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर प्राप्त कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एसबीआई का अकाउंट है आपके पास एसबीआई की जैसे ही वेबसाइट पूरी रहेगी, लगेगा कि एसबीआई की तरफ से आपको मैसेज आया हुआ है, आपको कुछ चेतावनी दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी जानकारी भर दीजिए, आपका एटीएम चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप भर देंगे, आपकी जानकारी चली जाएगी, आपको लूटना शुरू कर देंगे वो। तो ऐसा हो रहा है। मेलवेयर, तो आप देखिए, मेलवेयर का उपयोग व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए किया जाता है, जिससे साइबर अपराधी पीड़ित के कंप्यूटर पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। रैनसमवेयर, रैनसमवेयर ये आप देखिए, रैनसमवेयर पीड़ितों की फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और डिक्रेशन के लिए भुगतान की मांग करता है। उदाहरण के लिए 2016 में जो वानाक्राई हमला हुआ था वही। साइबर बुलिंग, तो साइबर बुलिंग में किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने या उसे कुछ भी कहने या करने के लिए मजबूर करना शामिल होता है। साइबर जासूसी, साइबर जासूसी व्यक्ति की डेटा, निजी जानकारी या बौद्धिक संपदा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक या निजी संस्था के नेटवर्क को निशाना बनाती है। बिजनेस ईमेल समझौता, तो घोटालेबाज आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों या कार्यालयों के सदस्यों का रूप धारण करने के लिए वैध ईमेल खातों को हैक कर लेते हैं, जिसे ब्राइट कॉलर अपराध माना जाता है। डेटिंग हुडविंग्स, तो हैकर्स डेटिंग वेबसाइट, चैट रूमों, ऑनलाइन डेटिंग एप्स का उपयोग संभावित साझेदारों के रूप में पेश आने तथा व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब बात आती है कि साइबर धोखाधड़ी के परिणाम क्या हो सकते हैं आखिर। तो व्यक्ति के लिए, तो साइबर अपराध के कारण क्रेडिट कार्ड पर अनधिकृत खरीदारी हो सकती है और वित्तीय खातों तक पहुंच समाप्त हो सकती है और व्यक्तिगत डेटा का उपयोग पीड़ितों को परेशान करने और आप देखें ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत संकट और बढ़ सकता है। व्यवसायों के लिए, तो जो कंपनियां क्लाइंट डेटा की सुरक्षा करने में विफल रहती हैं उन्हें भारी जुर्माना और कानूनी दंड का आप देखते हैं कि सामना करना पड़ सकता है। और साइबर हमले किसी फार्म के समग्र मूल्य को कम कर सकते हैं और जिसका असर स्टॉक की कीमतों पर पड़ता है। और ये सरकार के लिए, तो साइबर उल्लंघन का उद्देश्य अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जानकारी को भ्रष्ट या मुद्रीकृत करना होता है, जिससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा भी हो सकता है। क्या गंभीर खतरा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चिंता है, ये परिणाम हो सकते हैं इसके। एक बात आती है साइबर सुरक्षा की आखिर। तो देखिए, कुछ मैं आप लोगों को बात बताऊं ना, लोग कहते हैं कि मजबूत पास। साइबर सुरक्षा साइबर हमलों को रोकने, उनके प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी तकनीक, उपाय, अभ्यास को संदर्भित करता है। और साइबर एनसीआरबी की भारत में अपराध रिकॉर्ड 2022 के अनुसार 2021 के बाद से भारत में साइबर अपराध 24.4% बढ़ गए हैं। ये आंकड़ा जरूर याद रखें, कितना, 24.4%। सामान्य साइबर सुरक्षा मिथक हैं कुछ। लोग कहते हैं कि आप ये करना चाहिए, आप लोगों को मैं कहता हूं, केवल मजबूत पासवर्ड ही पर्याप्त नहीं है, ये बात याद रखिएगा। प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम सर्वविदित है। तो
सभी साइबर हमले वेक्टर नेत होते हैं। साइबर अपराधी छोटे व्यवसायों पर हमला नहीं करते। ये सब मिथक हैं। साइबर वॉर की बात करें तो किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुंचाने, नष्ट करने के लिए किए गए डिजिटल हमले होते हैं साइबर वॉर। और आप देखेंगे कि अब आने वाले समय में आमने सामने की लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब साइबर हमले हुआ करेंगे, युद्ध हुआ करेंगे, ठीक है। और साइबर सुरक्षा के प्रकार तो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुधार और नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, ये प्रकार हो सकते हैं। और हाल ही में कुछ हमले हुए, जैसे वन्नाक्राई रैनसमवेयर अटैक 2016-17 में हुआ था, कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा ब्रीच ये 2018 में, 9M+ कार्ड धारकों को का वित्तीय डेटा लीक जिसमें SBI भी शामिल था, 2022 में हुआ। ये उदाहरण है कुछ। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ विनियम पहले हुए हैं। साइबर स्पेस में राज्यों के उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों के समूह, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नाटो का कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नाटो के बारे में, ये नाटो की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। नाटो के बारे में भी याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं इसमें। कितने हैं? 32 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे कि साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 का भारत हस्ताक्षर करता नहीं है इसमें। भारतीय स्तर पर आप देखेंगे तो आपको IT अधिनियम 2000 देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020, साइबर सुरक्षित भारत पहल 2000। ये आप देखिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र हो गया। कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम हो गई भारत। साइबर सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम तो नेटवर्क सुरक्षा, मेलवेयर सुरक्षा, इंसिडेंट मैनेजमेंट, उपयोगकर्ता को शिक्षित जागरूक करना चाहिए, सुरक्षित विन्यास हो गया, उपयोगकर्ता के विशेषाधिकारों को प्रबंधन करना, सूचना जोखिम प्रबंधन करना। थोड़ा जागरूक रहिए आप लोग, ठीक है। एक तो किसी भी तरह के लालच में मत फंसिए और डर मत करिए, क्योंकि आप देखिए बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला भी नहीं है। भारत में साइबर धोखाधड़ी का परिदृश्य क्या है? तो भारत में लगभग आप देखिए 658 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता है, जो इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट आबादी बनाते हैं। साइबर सुरक्षा फर्म ZS ये आप देखिए CALER की द थ्रेट लैब्स 2024 फिशिंग रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ब्रिटेन के बाद फिशिंग हमलों के लिए भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा देश है। साइबर सुरक्षा की प्रतिबद्धता तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा प्रकाशित वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 का दर्जा हासिल किया है। और 100 में से आप देखिए 98.49 का उल्लेखनीय स्कोर के साथ भारत पूरे विश्व में साइबर सुरक्षा प्रथाओं के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले रोल मॉडलिंग देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। और आप देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा उल्लेखनीय साइबर धोखाधड़ी की घटना है, जो आपको बताया ना, आधार डेटा ब्रीच 2018 का 1 आप देखते हैं कि 1 बिलियन आधार कार्ड धारकों के व्यक्तिगत डेटा से समझौता किया गया, जिसमें आधार नंबर, स्थायी खाता संपर्क, पैन और बैंक विवरण जैसी जानकारी शामिल थी। कैनरा बैंक ATM अटैक 2018 का, इनका अभी उदाहरण दे दिया करिए। हैकर्स ने 300 डेबिट कार्ड पर स्कैमिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया और 20 लाख रुपए से अधिक की चोरी की। पेगासस स्पाईवेयर, इजराइल द्वारा निर्मित स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल उपयोगकर्ता की सहमति के बिना डिवाइस से डेटा एकत्रित करने के लिए किया गया था, जिसमें 300 से अधिक सत्यापित भारतीय फोन नंबर प्रभावित हुए थे। अब देखिए भारत सरकार की तरफ से आप देखते हैं ये पहले हैं, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम और साइबर सुरक्षा भारत पहल, साइबर सुरक्षा केंद्र, ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, नागरिक वित्तीय साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली। अब क्या किया जा सकता है भारत साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए? तो साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना, फायरवॉल का उपयोग करना जो कंप्यूटरों के लिए सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टरिंग करते हैं। सुरक्षा आप देखिए कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रणालियों को अद्यतन करना, व्यक्तियों के लिए तो अवांछित ईमेल, टेक्स्ट और फोन कॉल से सावधान रहना, विशेषकर उनके जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक खाते के लिए मजबूत तो अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना, जिसमें संख्या, अक्षर और विशेष वर्ण सम्मिलित हो। व्यवसायों के लिए सुरक्षा तो
व्यवसायों के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त डिग्री प्रदान करने के लिए सभी कर्मचारी खातों के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम हो। आपने देखा होगा कि आप लोग भी फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, या फिर आप देखिए जीमेल पर देख रहे हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन करने का वो आता है ऑप्शन, तो कर लीजिएगा। वित्तीय रिकॉर्ड, ग्राहक जानकारी और बौद्धिक संपदा सहित संवेदनशील व्यवसायिक डेटा की सुरक्षा के लिए इनक्रिप्शन का उपयोग करना। बैंकों की भूमिका, तो बैंकों को कम शेष वाले या फिर वेतनभोगी खातों में असामान्य रूप से उच्च मूल्य के लेन देन पर नजर रखनी चाहिए और प्राधिकारियों को सचेत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सचेत करना चाहिए। और सामान चुराई गई धनराशि को क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित करने और विदेश में स्थानांतरित करने से पहले अस्थायी रूप से इन खातों में रखा जाना चाहिए। और सिस्टम अपग्रेड की आवश्यकता, तो बैंकों को एक ही आईपी एड्रेस के से एकाधिक खाता लॉगिन का पता लगाने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए, विशेषकर यदि आईपी देश के बाहर हो तो। और देखिए कंटेंट क्रिएटर के लिए तो बौद्धिक संपदा कानूनी शुल्क और विवादों, डेटा उल्लंघनों से होने वाली संभावित वित्तीय नुकसान से सुरक्षा के लिए निर्माता बीमा में निवेश करना, ये भी शामिल है। क्या? बीमा, ये भी शामिल है। चलिए, तो ये कुछ पहले हो गई जो कर सकते हैं क्या साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए। तो अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी मुझे लगता है कि आप लोगों के पास होना चाहिए। जागरूक इंसान की यही तो पहचान होती है कि सब कुछ मालूम हो, से जागरूक हो, सब कुछ जानता हो। धन्यवाद।